एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हम लोगों का जनरल स्टडीज का एक सेशन चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, उसमें एक क्लास और देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से होगा, कितनी पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सारी चीजें आप लोगों को आ गई है। अब तो बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल लगन के साथ में लग जाना है। अब तो आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी वैकेंसी जो है ना फ्रेंड्स, कभी कभी देखने के लिए मिलती है आप लोगों को, और वो भी आप लोगों के अपने जिले में काम करने की चॉइस के साथ। अगर आपका मेरिट अच्छा रहा तो आपको अपने खुद के जिले में भी काम करने का मौका मिल सकता है, अपने लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि आप अपने लोगों के बीच में काम कर सकते हो, अपने जो है सारे के सारे जो लोग हैं उनके बीच में। तो आपको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छा स्कोर करना है, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे पहले सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है वो और ज्यादा एनर्जी मिलती है कि भाई जो भी हो, आप लोगों का गला खराब हो, जो चीज हो, आप लोगों के लिए मेहनत करते जानी है बस। और आप लोगों को जो है, अब तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन नहीं, अब तो होम जिला चाहिए, अब तो जिद है और हम जीतेंगे, अब तो जिद पकड़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों के जो आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है ना, उसी की वजह से जो है फ्रेंड्स इतनी ज्यादा हिम्मत मिलती है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा काम कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। वैसे ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का काफी समय पहले पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोग खुद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार में आकर गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, कौन सी नदी है जो आप लोगों की बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में आकर मिलती है गंगा नदी से? देखिए क्या बात है, आप लोगों के आंसर्स देखिए यहां पर मैं गोली की रफ्तार से आना शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाऊं यहां पर डायरेक्टली, तो ये आप लोग देखिए फ्रेंड्स गंगा नदी है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, बक्सर जिले में सबसे पहले ये एंटर करती है बिहार के अंदर में, और यहां से आप लोग देखिए आगे बढ़ती है गंगा नदी, और बहुत लंबा चौड़ा जो है वो रास्ता ट्रेवल करती है। अब आप लोग देखेंगे कि आपकी ये पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी बिहार के अंदर में आकर मिलती है गंगा नदी के अंदर में। अगर आप सोन नदी की बात करोगे तो बिहार के अंदर में मिलती है सोन नदी। अगर आप गंडक नदी की बात करोगे तो गंडक नदी जो है ये भी बिहार के अंदर में आकर मिलती है आप लोगों की, ठीक है। कोसी नदी ऑब्वियस सी बात है, बिहार का शौक है, बिहार के अंदर में ही मिलती है आप लोगों की। और कौन सी नदी आप लोगों को दिया हुआ था? घाघरा नदी। अब देखिए फ्रेंड्स, घाघरा नदी अगर अब मैं बात करूं आप लोगों से, तो घाघरा नदी जो है ना, ये यहां पर में है, और आप लोगों की ये उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलती है घाघरा नदी, ओके। घाघरा नदी जो है आप लोगों की यहां पर में आती है। अगर आप लोगों से बात करेंगे ये रामगंगा नदी, और जो आप लोगों की यमुना नदी है, वो आप लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलती है। बाकी आप लोगों की जो घाघरा नदी है, अगर यमुना नदी की बात करेंगे, रामगंगा नदी की बात करेंगे तो यहां से मिलती है, और यमुना नदी की बात करेंगे तो नीचे से आकर उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलती है। घाघरा नदी आप लोगों की यहां पर में मिलेंगी, गंडक नदी बिहार के अंदर में मिलेंगी, उसके बाद में कोसी नदी बिहार के अंदर में मिलेंगी, सोन, फाल्गु, पुनपुन, ये सारी की सारी नदियां बिहार के अंदर में मिलती है। लेकिन आप लोगों से ऑप्शन के अंदर में गंडक दिया हुआ था, मिलती है, सोन दिया हुआ था, मिलती है, घाघरा, पुनपुन, ये चारों के चारों नदियां मिलती है आप लोगों की। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए घाघरा नदी जो है आप लोगों की बिहार के अंदर में आकर मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के अंदर में आकर मिलती है घाघरा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। बाकी रामगंगा नदी आप लोगों से आ सकता है, जो अभी मैं टंग ऑफ स्लिप के कारण घाघरा बोल गया, यहां पर में रामगंगा नदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रामगंगा नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली नदी है, रामगंगा, वो आप लोगों की नहीं मिलती, रामगंगा उत्तर प्रदेश में मिलती है। यमुना नदी आप लोगों से बोला जा सकता है, यमुना नदी याद रखना है आप लोगों ने, जो है वो बिहार के अंदर में नहीं मिलती, आपके इलाहाबाद के अंदर में, आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, प्रयागराज के अंदर में संगम के ऊपर में गंगा नदी से मिलती है। तो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था। नीचे से कौन कौन सी नदी आती है आप लोगों की? सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, ये याद रखेंगे आप लोग। बाकी ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, घाघरा नदी बनाती है, और यहां पर में कर्मनाशा नदी है एक, देखिए आप लोग, ये कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा,
इसको मत भूलना आप लोग। कर्मनाशा नदी जो है ये भी आप लोगों की बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं तो लाइक एंड शेयर आप लोगों ने करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं मेरे और पुराने लेक्चर जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की हुई है, अगर वो लेक्चर अच्छे से देखे तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर दोगे। भारत के संविधान के कौन से भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व आपको दिए हुए हैं? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका आंसर बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड्स सही सही करेंगे इसका आंसर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को जो है जो पुराने बच्चे उन लोगों को तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ है ये चीज आप लोगों को। तो भाग नंबर 4 के अंदर में ये चीज आपको दी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भाग नंबर 4 के अंदर में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी बोलते हो। अच्छा, ये कहां से लिया गया था आप लोगों का, कौन से देश से लिया गया था, बता सकते हो आप लोग? कौन से देश से इसको लिया गया था ये भी बताना है आप लोगों ने, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से देश से इसको लिया था। आपको बताया था मैंने आयरलैंड से इसको लिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, जो बच्चे ने लेक्चर देखा होगा वो अच्छे से करके आएगा। आयरलैंड से इसको लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहां पर में आपको बताना है कि कौन सी वाली लेयर है जो आपके रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग ऐसे लेयर्स है ना, आप लोगों को पता है ना। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो ये हमारा वायुमंडल, उसको अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। तो पृथ्वी की कौन सी लेयर है जिसमें से रेडियो तरंगे जो आप लोग सुनते हो ना, तो यहां पर में धोनी ने मारा चौका और ये मैच हमने जीत लिया, या फिर जडेजा ने मारा चौका और यहां पर में चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीत गई है। तो ये सब जो अगर मान लो आप रेडियो पे सुन रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कौन सी वाली लेयर है जहां से ये रेडियो तरंगे परावर्तित होकर आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहां पर में, जो सबसे पहली लेयर है आप लोगों की उसको ट्रोपोस्फियर या फिर शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल आप लोगों का। तो ये आप लोगों का ये जो आपके जितने भी इस तरीके के आप लोगों के मंडल है सारे के सारे, उसमें से ये ताप मंडल या थर्मोस्फियर जो है आपका ताप मंडल, इसके अंदर में एक लेयर और होती है। इस लेयर को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इस लेयर को कहा जाता है आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, या फिर इसको आयन मंडल बोलते हो आप लोग, आयन मंडल। आयन मंडल कौन से वाले इसमें है? चौथे वाले, 4th वाले इसके अंदर में है, ये चौथी वाली लेयर में। तो यहां से अगर आप लोग रेडियो तरंगों को परावर्तित करोगे तो वो इससे टकराकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे ऊपर में जाएगा और इससे टकराकर नीचे में आएगा और आप लोग रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर पाओगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इस तरीके से यहां से जाकर इससे जाकर टकरा कर आता है वो, ये याद रखना है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर होगा यहां पर में थर्मोस्फियर, जिसको ताप मंडल भी आप लोग बोलते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के यहां पर में थर्मोस्फियर से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ये याद रखना है सभी लोगों ने। और इस पर और भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कभी तो भी कि आयन मंडल कौन से लेयर में पाया जाता है। एक काम करो, आप लोग टाइप कर दो जल्दी से, सभी के सभी लोग टाइप कर दो, अभी के अभी सभी के सभी लोग टाइप कर दो कि आयन मंडल या आइनोस्फियर कौन से वाले लेयर में पाया जाता है। आप लोगों की प्रैक्टिस अभी के अभी हो जानी चाहिए और अब जिद है अपना होम जिला लेने की, ठीक है। आइनोस्फियर, आइनोस्फियर कहां पाया जाता है, कौन से वाले लेयर में? आप लोग टाइप करके बताएंगे मुझे, सभी के सभी लोगों का टाइप हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता है हमारे भारत के संविधान के अंदर में कितनी अनुसूचियां है? टोटल हमारे भारत के संविधान के अंदर में अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12, ठीक है। 12 में से जो हमारी 7वें नंबर की अनुसूची है, 7th नंबर की जो अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची, ये याद रखेंगे आप लोग। 7th नंबर की जो अनुसूची है उसके अंदर में हमने भारत के जितने भी काम है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जितने भी काम है या वर्क है हमारे या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 3 काम में बांटा है। एक है केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि केंद्र सरकार क्या क्या काम करेंगी, केंद्र सूची। एक है राज्य की सूची कि राज्य सरकार के क्या क्या काम रहेंगे, और एक है आप लोगों की समवर्ती सूची, समवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉन्करेंट, जिसके ऊपर में राज्य सरकार भी काम कर पाएंगी, केंद्र सरकार भी काम कर पाएंगी, दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तो ये समवर्ती सूची वाला कंसेप्ट हमने कहां से लिया था? कॉन्करेंट लिस्ट का, कि भाई ऐसी भी सूची होनी चाहिए संविधान में जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों काम कर सके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आप लोगों का
एजुकेशन किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है शिक्षा के ऊपर में कानून। आपका स्टेट बोर्ड भी है और सेंट्रल बोर्ड भी है आप लोगों का। तो इस तरह से फ्रेंड्स एजुकेशन जो कि पहले राज्य सूची में हुआ करता था उसको बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट वाली सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इसको याद रखना आप लोग। ऑस्ट्रेलिया, कितने लोगों ने सही आंसर किया था यहां पर में? चलिए, बहुत कम लोग हैं फ्रेंड जिन्होंने इसका आंसर किया था, लेकिन अब आंसर कर दो, अब टाइप कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, सभी लोग जो है फ्रेंड जल्दी से यहां पर मैं अपना अपना रिस्पांस दे देंगे। सभी लोग टाइप कर दीजिए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। अगर आप चाहते हो ऐसी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा दूं सारे के सारी चीजें, तो जल्दी जल्दी से आप लोगों का रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं आप लोगों के जी आपको बताना है ब्रिटिश मोनार्क कौन था जिस समय हमारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत की आजादी के समय में ब्रिटिश मोनार्क कौन था? ब्रिटेन का महाराजा या अंग्रेजी महाराज कौन था? अंग्रेजों का महाराज कौन था उस समय में, एट दैट मोमेंट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस? ठीक है, जैसे अभी चार्ल्स तीन जो है वो राजा बने। एलिजाबेथ द सेकंड की मृत्यु के बाद में उनका जो बेटा है चार्ल्स तीन वो राजा बना। तो हमारा जब भारत आजाद हुआ उस समय में कौन राजा था? देखते हैं यहां पर में, चलो। देखिए मैंने पोल में भी दे दिया है आप लोगों को। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में फ्रेंड्स ब्रिटिश मोनार्क की कि कौन था ब्रिटिश मोनार्क, तो आप लोगों को याद रखना है कि जॉर्ज 6 यहां पर में जो है राजा था। जॉर्ज, ठीक है, षष्टम, पंचम नहीं, जॉर्ज पंचम जो है वो तो आप लोगों को पता है। ठीक है, 72% लोगों ने ए आंसर दिया है। 72%। या अभी देखिए अब बताने के बाद में यहां पर में कम 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 होता जा रहा है। अदरवाइज पहले बहुत सारे लोगों ने जो है वो ए आंसर लगाया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज 6। प्लीज इसको याद रखना है। सभी लोग कमेंट में लिख देंगे ताकि आप लोगों को अब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख देंगे कि जॉर्ज 6 भारत के इवन वो भारत के भी राजा थे उस समय में। ये याद रखना, 1950 तक भारत के राजा थे। 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजा कौन था? तो ये थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत के भी राजा थे जब तक हम गणतंत्र नहीं बन गए। भारत के भी राजा यही थे। ओके, क्योंकि गणतंत्र बनने के बाद में राजा की पोस्ट एबॉलिश की गई। 15 अगस्त को एबॉलिश नहीं हुई थी राजा की पोस्ट। चलिए, तो ये है आप लोगों के जॉर्ज द 6। याद रखेंगे आप लोग 1936 से लेकर 1952 तक ये राजा थे कॉमनवेल्थ के, और हम भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। जब तक हमने अपने आप को लोकतंत्र घोषित नहीं कर दिया तब तक ये भारत के भी राजा थे, 26 जनवरी 1950 तक। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों को मजा आ जाएंगी। धीरे 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 कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको सारी की सारी रिवर्स याद करा दूं मैं, बिहार की पूरी बिहार की ज्योग्राफी करवा दूं? अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताएंगे यहां पर मैं यस करके सभी लोग, ताकि मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूं ये सारी चीजें। बताइए, यहां पर मैं आप लोगों से कहा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियों की बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा। आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आप लोग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यार से सोचो आप लोग। यहां पर मैं सबसे पहले तो ये जो कोसी अम्मा है, क्या आप लोगों के लिए ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है क्या? कोसी नहीं बनाती, कोसी नहीं बनाती। कोसी तो भाई पूरब वाले साइड में है, पूर्वी वाले साइड में है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर को एलिमिनेट करना सीखो, रॉन्ग आंसर से बचो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, यहां पर मैं पुनपुन रिवर और अजय रिवर भी कहा, बंगाल वाले साइड में अजय रिवर आप लोगों की, ये भी नहीं हो सकती आप लोगों की। पुनपुन बीच में है, ये भी नहीं बनाती, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। सोन नदी, अगर आप यहां पर में सोन नदी भी देख लोगे, अगर जो इंपॉर्टेंट वाली नदी है उसमें, तो सोन नदी भी नहीं बनाती आप लोगों का। ओके, चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखना आप लोग कैसे कैसे। ये देखिए, ये है सोन नदी। सोन नदी आप लोगों का यहां पर में देख रहे हो आप लोग, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में पुनपुन नदी देखिए आप लोग, पुनपुन नदी बीच में, बिहार उत्तर प्रदेश के साथ में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और कोसी नदी यहां पर में देखिए, कोसी नदी का भी उत्तर प्रदेश के साथ में कोई लेना देना नहीं है। यहां पर में आप लोग अजय रिवर देखोगे, जो कि बेसिकली आप लोगों की
एक सहायक नदी नहीं है, उसको आप लोग बोल सकते हो कि वो कटी गंगा है, बेसिकली वहां से निकल रही है, वो उससे अलग होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये एक नदी है आपकी। बाकी कर्मनाशा नदी आप लोग यहां पर में देखिए, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, ये आप लोग देखोगे उत्तर प्रदेश, यहां पर में है यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर बना रही है। यहां पर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, ये यहां पर में देख रहे हो आप लोग, यहां पर में बॉर्डर बन रहा है, बॉर्डर, ठीक है, गंडक नदी से बॉर्डर बन रहा है, यहां पर में भी बॉर्डर बन रहा है। यहां पर में आप देखोगे एक घाघरा नदी से बॉर्डर बन रहा है, यहां पर में बॉर्डर बन रहा है आप लोगों का, यहां पर में बॉर्डर बन रहा है। तो घाघरा नदी, गंडक नदी और कर्मनाशा नदी, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखो यहां पर में, ठीक है, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा। मेरे को हर एक बच्चे से लिखकर चाहिए यहां पर में कमेंट बॉक्स के अंदर में, हर एक बच्चे से लिखकर चाहिए, और जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दो यार, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा दूं, पूरी जान के साथ में, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करवा दूं। तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी अभी के अभी लिखो आप लोग यहां पर में, ठीक है। ज्योग्राफी से डर लगता था, अच्छे से बता दीजिए। बिल्कुल, अब आपको कोई डर नहीं लगेगा, टेंशन ना लो आप, पूरा का पूरा पूरा डर खत्म कर दूंगा मैं आपका। तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ये मैप अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ये मैप दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, उसके ऊपर में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। साथ ही साथ जो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोगों को डाल दूंगा, टीचिंग परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं या उससे संबंधित है? बताइए आप लोग जल्दी से कि कौन से अधिकार है यहां पर में आप लोगों को जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं भारत में। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में कुछ मूलभूत अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं, है ना, कुछ मूलभूत अधिकार। कितने मूलभूत अधिकार हमारे भारत के अंदर में दिए गए हैं, कोई बता सकता है? कितने मूलभूत अधिकार है हमारे भारत के संविधान के अंदर में? हमारे भारत के अंदर में टोटल 6 मूलभूत अधिकार है, ठीक है, 6 मूलभूत अधिकार, जिसमें से आप लोगों का जो पहला है, ठीक है, पहला वाला वो है आर्टिकल नंबर 14 से 18, ये राइट टू इक्वेलिटी देता है आप लोगों को, समानता का अधिकार। सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में। देखो पेपर क्लियर करना है ना, मैं करवा के दूंगा आपका पेपर, लेकिन मेरे को चाहिए कि सारे बच्चे, जो बच्चे देख रहे हो यहां पर मैं एक्टिविटी करे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पेपर क्लियर होगा। ध्यान से यहां पर मैं बस आप लोग आंसर करते जाओ, ठीक है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में है, ये आप लोग लिखो, आप लोग टाइप करो जल्दी से, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में समानता का अधिकार। आपका पेपर क्लियर होगा, आपके सपने पूरे होंगे, ये याद रखना है। छोटी छोटी मेहनत बाद में पछताने से अच्छा है आज मेहनत कर लो, ठीक है। तो 14 से 18, उसके बाद में दूसरा वाला है 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आपका। 23-24 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण नहीं किया जा सकता आप लोगों का, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 और 24 लिखो सभी लोग, 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, शोषण के खिलाफ अधिकार। उसके बाद में आपका आर्टिकल नंबर जो है यहां पर में आता है 25 से 28, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो बोलता है आपको कि आपको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, आप जो धर्म चाहो वो धर्म फॉलो कर सकते हो। तो 25 से 28 के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आप लोगों को, 25 से 28 के बीच में। तो आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक का आंसर हो जाएगा यहां पर में, ठीक है। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी एनर्जी में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे गले में कुछ भी हुआ हो। तो यहां पर में आप लोग देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इंडिया के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में आप लोगों को दिया हुआ है। सभी लोग लिख देंगे, और एक बार लाइक का बटन भी दबा दो यार, जल्दी जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस जो है मिलते रहे। मैं आगे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वाली अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो सारे के सारे बच्चे जुड़े रहे, क्योंकि एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, महावीर की मदर कौन थी ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, महावीर। तो महावीर जो है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखोगे कि 24वें नंबर के तीर्थंकार थे, 24th तीर्थंकार, तीर्थंकार ये भी याद रखना है आप लोगों ने, जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकार थे। तो नंबर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ओके। उनकी जो मम्मी थी उनका नाम था त्रिशला, याद रखना है, ये रीट में भी आया था क्वेश्चन कि महावीर के मम्मी का नाम क्या था, पप्पा का नाम क्या था, याद रखना है आप लोगों ने। तो महावीर की मम्मी का नाम था त्रिशला, फादर का नाम क्या था, उनके फादर का, पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, सिद्धार्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महावीर के मम्मी का नाम त्रिशला और फादर का नाम सिद्धार्थ था।
ठीक है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। आगे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको बताता जाऊंगा। 24वें नंबर के तीर्थंकार थे, 24वें और आखिरी नंबर के तीर्थंकार। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? ठीक है, इनका असली नाम क्या था महावीर का? इनका असली नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, वर्धमान नाम था उनका असली वाला। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वर्धमान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स 1000 से भी ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं सेशन के अंदर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं आप लोगों का रिस्पांस दे रहे हैं उन्हीं के कारण और ज्यादा एनर्जी आती है। तो जितने भी बच्चे ने लाइक कर दिया, अपना रिस्पांस दे दिया है, एक्चुअल में उन्हीं की वजह से चल रहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है अच्छे से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाउ मेनी टाइम्स जनरली अ बिल इज रीड इन पार्लियामेंट? एक पार्लियामेंट के अंदर में जब बिल लाया जाता है, कोई कानून लाया जाता है, तो आप लोगों ने बताना है कि उसको कितने बार पढ़ा जाता है। एससीईआरटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जो बच्चा भी देखेगा उसको मैं बताता हूं, और बहुत बड़ी वाली खुशखबरी भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बताइए यहां पर में कितने बार पढ़ा जाता है किसी भी बिल को? जब संसद के अंदर में कोई बिल लाया जाता है कानून बनाने के लिए, कानून बनाने से पहले उसको क्या किया जाता है? बिल बनाया जाता है, बिल होता है, संसद में लाते हैं उसको। तो कितने बार उसको पढ़ा जाता है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने उसको हमेशा 3 बार पढ़ा जाता है, ताकि उसके अंदर में कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और सारे लोगों को सही से समझ में आ जाए। हमारे संविधान को भी जब संविधान बना था तब भी उसकी 3 बार रीडिंग हुई थी, 3 बार उसको पढ़ा गया था संविधान को। तो संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की कितने बार रीडिंग हुई थी? तो ये क्वेश्चन आ जाए तो भी याद रखना है आप लोगों ने, उसको कितने बार रीड किया गया था संविधान सभा में? 3 बार। ओके, तो 3 बार रीडिंग होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने किसी भी बिल को। मान लीजिए कि आपको कल से कानून बनाना है कि भाई जितने भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर में वो सारे के सारे कमेंट के अंदर में आंसर करते करते जो है वो लेक्चर देखेंगे, ताकि उनको याद हो जाए। कानून बना देते, जो अगर जो नहीं करेंगे उसको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। तो मान लो ये बिल है, ये बिल लेकर आएंगे अपन संसद में या फिर विधानसभा के अंदर में। ठीक है, उसको जो है 3 बार पढ़ा जाएगा, 3 बार उसकी रीडिंग की जाएगी, और फिर उसके ऊपर में वोटिंग होगी। अगर वो पास हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा फिर आपका। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ओके, बताइए जल्दी से, भारतीय संविधान स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप लोगों का एससीईआरटी के अंदर में भी दिया है, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से, सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप सभी लोगों के। ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए जल्दी से जी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। तो ये जो क्लीमेंट एटली है, ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, जिस समय भारत को आजादी मिली। ओके, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, क्लीमेंट एटली। बोल के बताओ सभी लोग, जब भारत को आजादी मिली उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और ब्रिटेन के राजा कौन थे? राजा कौन थे ये कोई बता सकता है? कौन से राजा थे ब्रिटेन के? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया है, याद करो। थोड़ी देर पहले आप लोगों को याद करवाया है मैंने कि ब्रिटेन के राजा कौन थे। याद आ रहा है आप लोगों को ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो जॉर्ज 6। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे ही करते रहिए। जॉर्ज 6 जो है वो ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है, भारत के अंदर में नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ये भी आपके एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, और एससीईआरटी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया वाली एक आप लोगों के लिए मेरे पास में एक अपडेट है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा अभी। चलिए, पोल भी आप लोगों के लिए पुश कर दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। तो नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है, ये कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी को। तो उस दिन की याद में 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यह है कि भाई हमारा जो मतदाता है वो जागरूक बने, ज्यादा से ज्यादा वोट करने जाए इलेक्शन वाले दिन। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, ये भी आप लोग याद रखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तारीख को पारित हुआ था? आप लोगों को पता है कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 के अंदर में मिली थी। ठीक है, उसी साल भारत के लिए एक कानून ब्रिटेन की संसद में पास किया गया था। क्या आप लोग जानते हो इतना इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट कि ब्रिटेन की संसद ने भारत को आजादी देने के लिए एक कानून बनाया था, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन से तारीख को उसको पास किया था उन्होंने, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को उसके बाद में आजाद हुआ। फिर तो याद रखना है कि यह कानून इस दिन तो बन नहीं सकता, एकदम से अचानक से कानून बना दिया। कानून पहले बनाना चाहिए था, तो कानून और इतना भी जल्दी नहीं बना दिया था। तो आंसर होगा आप लोगों का फ्रेंड 16 जुलाई 1947 को जो है भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये पास किया गया था ब्रिटेन की संसद में। और यहीं पर वो क्वेश्चन है आप लोगों के जो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो 16 जुलाई 1947 को जो है याद रखना है आप लोगों ने, भारत का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। सभी लोग लिख दो, कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख दो सभी के सभी लोग। ठीक है, सभी लोग लिख देंगे 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी उसके अगले ही दिन जो राजा थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो मुझको बताओ कि यह बिल है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इसके ऊपर में आने वाले पेजेस के ऊपर में उनके राजा ने हस्ताक्षर किए थे। कौन था वो राजा जिसने हस्ताक्षर किए थे? कौन था वो राजा जिसने हस्ताक्षर किए थे? आप लोग अपना दिमाग की बत्ती जलाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ब्रिटेन का राजा कौन था। रॉयल एसेंट का मतलब ही होता है जैसे हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते तब कानून बनता है, वैसे वहां का राजा जब हस्ताक्षर करता है तब राजा कानून बनता है। तो किसने हस्ताक्षर किए होंगे सबके आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए आप लोगों के। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। लॉर्ड क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, और राजा कौन था वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली में एक गैसीय ग्रह नहीं है। ऐसा ग्रह, ये आपका एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों के एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं। और एससीईआरटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट भी है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं अभी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली में एक गैसीय ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह को ही आप लोग क्या बोलते हो? जोवियन प्लेनेट। कभी इंग्लिश में आ जाए तो याद रखना, जोवियन प्लेनेट या गैस से बना हुआ प्लेनेट नहीं है। तो आप लोगों का जो वीनस है, ठीक है, शुक्र ग्रह, ये गैस से बना हुआ नहीं है, ये क्या है? चट्टान से बना हुआ है। अब ये कैसे पता चलता है सर कि चट्टान से बना है गैस से बना है? मैं बताता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए आप लोग, ये है हमारे 8 ग्रह, इनका सीक्वेंस भी याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, सारे के सारे लोग इसका सीक्वेंस याद रखेंगे। बुध ग्रह सबसे पहला है, सबसे छोटा और सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बोल के बताओ मुझे। बुध ग्रह। ठीक है, फिर है आपका शुक्र ग्रह, वीनस। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी कितने नंबर पे आती है हमारी? ठीक है, तो पृथ्वी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, पृथ्वी हमारी जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर में आती है। ठीक है, 3rd नंबर के अंदर में आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, 3rd नंबर के ऊपर में, तो ये 3rd नंबर पे है हमारी पृथ्वी। उसके बाद में 4थे नंबर पे मंगल ग्रह है। ये जो पहले 4 ग्रह है आप लोगों के, पहले 4 ग्रह, इनको आप लोग इनर प्लैनेट बोलते हो। और ये वाले ये ग्रह चट्टानों के बने हुए हैं। ये ग्रह चट्टानों के, गैस से नहीं बने, ये ग्रह चट्टानों से। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर आप चाहते हो पेपर क्लियर हो जाए तो ध्यान से देखिए लेक्चर आप लोग। ये ग्रह आप लोगों के क्या है? चट्टानों से बने हुए हैं। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, बाद के 4 ग्रह आप लोगों के, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह है आपके ये गैस से बने हुए हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 4 ग्रह गैसियस प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों को पहले नहीं जमा था अब आंसर करो। आपको पता है ये जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून ये सब बाहरी ग्रह है। बाकी जो वीनस है आप लोगों का वो अंदरूनी ग्रह है, वो गैस से नहीं बना है, चट्टान से बना है। ये समझ गया आप लोगों को? चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आगे में बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स बिहार 7 फेज की अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग, और आप लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हो, अच्छे रैंकिंग के साथ में, मेरिट के साथ में आप लोग क्लियर करना चाहते हो, तो टीचिंग परीक्षा का डेडिकेटेड कोर्स है आपके लिए। ठीक है, केवल 999 के अंदर में, ठीक है, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए 1499 के अंदर में। ठीक है,
आप लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर 9697888844 ये नंबर है आप लोगों का। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिए, आप लोगों को पूरी जानकारी इसके ऊपर में मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके भी कर सकते हो। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ब्लैंक इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा आपका। मैं सारा का सारा आप लोगों को जब भी आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा लाइव ऑनलाइन। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिल करके बता दूं आप लोगों को पूरा का पूरा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं जैसे ही फॉर्म खुलेंगे आपके वैसे ही आपको भर के बता दूंगा एक आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे भरते हैं उसको। हॉटेस्ट सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वो है वीनस ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। जबकि ये दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये सेकंड नंबर का ग्रह है, फिर भी ये क्या है आपका सबसे गर्म है। क्यों है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब बताओ कि शुक्र ग्रह जो कि सेकंड नंबर का ग्रह है फिर भी सबसे हॉटेस्ट क्यों है, बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यहां पर में दूसरे नंबर का है सबसे, फिर भी क्यों सबसे जो है यहां पर में है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर में आप लोगों का यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसी वजह से जो है ये इतना ज्यादा गर्म है। ये आप लोगों का SCERT के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, NCERT और SCERT दोनों में दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज है, सबसे बड़ी गुड न्यूज। टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा ऐप पर आपकी SCERT की जो बुक्स है, ठीक है, जो बुक्स है वो अपलोड कर दी गई है आप लोगों की। कल रात में भी देखा होगा फ्रेंड्स आप लोगों ने, कल रात में 3 बजे, ठीक है, 3 बजे मैंने खुद साइंस की बुक वहां पर मैं अपलोड की है। आभा जी हमारी जो एक इन हाउस पर्सन है, उन्होंने भी जाग कर वहां पर मैं एफर्ट लिया है। भावेश सर थे वहां पर मैं जाग कर एफर्ट लेने के लिए, तो पूरी टीम लगी हुई थी। और आज से आप लोगों का जो बची हुई बुक्स है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया गया है उसका। प्लस इसके ऊपर में MCQs आप लोगों को जो है प्रैक्टिस के दिए जा रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर में, पेड कोर्स के अंदर में। तो उसका भी आप लोग जो है आनंद उठा सकते हो। जितने भी पेड स्टूडेंट है वो जाकर जरूर इसको चेकआउट कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी लोग, आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, एक भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। शुक्र ग्रह हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से 2 ग्रह है जिनके पास में उपग्रह नहीं है। बाकी सबके पास है, केवल इन 2 ग्रहों के पास में उपग्रह नहीं है। बताइए, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट्स। उपग्रह जैसे हमारे पृथ्वी के पास में एक उपग्रह है चंद्रमा, इनके पास में एक भी उपग्रह नहीं है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले 2 ग्रह, तो मर्क्यूरी और वीनस, पहले 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में खुद के उपग्रह नहीं है, बाकी सबके पास में उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह आज के दिन किसके पास में है, ठीक है, बता सकते हो आप लोग मुझे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके पास में है, बताइए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया भी था किसी जगह के ऊपर में आप लोगों को, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो थोड़े दिन पहले तक जो है फ्रेंड्स रेस लगी हुई थी कि किसके पास में सबसे ज्यादा है, शनि ग्रह के पास में है या जुपिटर के पास में है। मैं आपको बता दूं अभी मुश्किल से 20 दिन पहले की खबर है आप लोगों की, शनि ग्रह सैटर्न जो प्लेनेट है आपका, उसके पास में 145 सैटेलाइट्स हो चुके हैं। अब वो सबसे बड़ा बन गया। जिन भी लोगों को अपडेट नहीं है वो लोग इस अपडेट को ले ले। अरे क्या 79 82 कर रहे हो यार, वो कितना पुराना डेटा है, ठीक है। 185 हो चुके उसके पास में आप लोगों के, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ गई है। और जुपिटर जो है आप लोगों का, उसके पास में 95 हो चुके हैं अभी। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। रेस लगी हुई है उनके बीच में कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके पास में रहेंगे। अब आपको मैंने जैसे बताया फ्रेंड्स, आप लोगों की SCERT की बुक्स डाल दी गई है आपके लिए। जितने भी पेड स्टूडेंट है वो सारे के सारे जाकर प्लीज उसको चेकआउट कीजिए। आपके लिए तो फ्री है, वहां पर मैं अंदर में आप लोगों के लिए जो जो संभव हो सकेगा वो प्रयास करते जा रहे हैं। नाउ इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था यूपी लोअर में पूछा और BPSC 2000 में 2000 और 2001 के अंदर में भी पूछा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। एक बार मॉर्निंग स्टार पूछा, एक बार इवनिंग स्टार पूछा आप लोगों से, ठीक है। भोर का तारा और एक बार बोला संध्या का तारा, और दोनों का आंसर एक ही है दोनों का आंसर, वो बताएंगे आप लोग।
दोनों का आंसर सेम है, दोनों के आंसर करना है आप लोगों ने। टाइप करके बता दो मेरे को जल्दी जल्दी से। और अगर आप चाहते हो ऐसी एफिशिएंसी के साथ में, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता रहूं, तो सारे के सारे लोग एक बार लाइक का बटन भी जरूर दबा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना और कमेंट्स में आंसर्स करते जाओ। अगर याद करना है ना तो अपने हाथों को भी काम पे लगाओ, वो मेमोरी बनेगी आप लोगों की, ठीक है। तो आपका वीनस, शुक्र, ठीक है, उसको आप लोग भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, और उसको आप लोग जो है संध्या का तारा, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों का, आप लोगों के 8th स्टैंडर्ड के एससीईआरटी के बुक में दिया गया है ज्योग्राफी में। अगर आप चाहते हो करना तो मैं आपको करवा देता हूं, ताकि आप लोगों का जब पेपर में आए तो आप लोग आंसर कर सके यहां पर में, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन मुझे मिला उत्तराखंड पीसीएस का, लेकिन आपके एससीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। निम्न में से किस दिन सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? कौन सा दिन होता है जब सूरज और पृथ्वी का दिन सबसे कम दूरी होती है? आपको पता है कि हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच में जो एक रिवॉल्यूशन होता है वो अंडाकार होता है, ठीक है। अंडाकार होता है मतलब कि सूरज जो है वो पृथ्वी से कभी पास होता है, ठीक है, और कभी बहुत ज्यादा दूर होता है। तो आपको बताना है कि कब सबसे कम दूरी होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारा पृथ्वी का जो आप लोग देखिए यहां पर में जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो अंडाकार है, ठीक है, अंडाकार। यहां पर में आप लोग दीर्घ वृत्ताकार भी इसको बोला जाता है, दीर्घ वृत्ताकार। तो देखिए कभी 147 मिलियन किलोमीटर तो कभी 152 मिलियन किलोमीटर। तो सबसे कम जो दूरी होती है आप लोगों की, ठीक है, वो होती है 3 जनवरी को। मैं आपको बड़े मैप में दिखाता हूं, यहां पर में 3 जनवरी को। इसको पेरीहीलियन कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं उपसौर। लिखो सभी लोग, सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी आप लोगों की, सबसे कम दूरी, ठीक है, सबसे कम दूरी आप लोगों की पेरीहीलियन है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये होता है 3 जनवरी को, सभी लोग लिखेंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा दूरी होती है उसको बोला जाता है एपीहोलियन, ठीक है, अपसौर, अपसौर। और ये 4 जुलाई को होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। दूरी सबसे ज्यादा कब होती है सूरज और पृथ्वी के बीच में? 4 जुलाई को, अपसौर बोला जाता है। पेरीहीलियन और आप लोगों का एपीहीलियन। अगर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने जो एग्जाम में आने वाले आप लोगों के, तो आप लोग यहां पर में लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहिए ताकि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो पेरीहीलियन, उपसौर 3 जनवरी को, ठीक है, एपीहीलियन, अपसौर 4 जुलाई को, ये याद रखना है आप लोगों ने। एपीहीलियन मतलब सबसे ज्यादा दूरी, अपसौर, और उपसौर, उप मतलब ही होता है छोटा, तो उपसौर मतलब आपका कम दूरी। उप मतलब ही कम होता है ना, ये पता है ना आप लोगों को। उप कप्तान, छोटा कप्तान, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा वाला, राष्ट्रपति से कम वाला। उप मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री से छोटा। तो यहां पर में उप शब्द आ गया तो समझ जाना यहां पर में कि छोटे की बात हो रही है, तो छोटा वाले इलाके की बात हो रही है। ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बस तारीख याद रख लेना, जनवरी 3 उपसौर, और आप लोगों का 4 जुलाई अभी जब आएगा तब उस दिन अपन लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको, एपीहीलियन, अपसौर। नाउ क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे यहां पर में। चलो एक काम करते हैं, इसका पोल ही दे देता हूं मैं आप लोगों को। बताइए, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो इसका। क्वेश्चन पढ़कर आंसर करना है सभी लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। पोल दे दिया है, पोल के अंदर में भी आंसर कर सकते हो, और लाइक का बटन भी दबा दो यार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर में, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लोग यहाँ पर में अच्छे से कर रहे हैं। और सभी लोगों ने लाइव आ जाना है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH, इसके ऊपर में मैंने आप लोगों के लिए जो आपकी जो 100 आपका नेशनल मूवमेंट वाली पीडीएफ थी वो भी डाल दिया है आप लोगों के लिए। 100 जो पीडीएफ है आप लोगों की, 100 MCQs की, नेशनल मूवमेंट्स की, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, निम्न में से किस दिन सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? तो अभी आपको बताया कि ये दूरी होती है 3 जनवरी को आप लोगों की, जिसको आप लोग उपसौर बोलते हो, और सबसे ज्यादा होती है 4 जुलाई को। देखिए अभी बताया फिर भी 82% लोगों ने ही सही आंसर किया, ठीक है। मतलब एग्जाम में आंसर लगकर आएगा तो भी आप लोग जो है वो, ठीक है, आंसर लगकर आएगा तब भी आप लोग आंसर गलत करके आओगे क्या कुछ लोग? चलिए, तो ये आप लोगों का था फ्रेंड्स। अब मैं आपको बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना। जितने भी बच्चे हैं पेड वाले, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में
जो लोग 5th आप लोगों का जून तक आपका रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का हो जाएगा, उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए आपके कोर्स के अंदर में एक फ्री चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक चीज आपको मिल रही है, और वो आप लोगों को मिल रही है फ्रेंड्स 1,00,000 क्वेश्चंस की टेस्ट। ठीक है, जिसके अंदर में आप लोगों के भारत भर के जितने भी एग्जाम्स है उन सब की टेस्ट सीरीज इसके अंदर में रहेंगी, और इसकी वैलिडिटी आप लोगों की 1 साल रहेगी, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 महीने कर दिया जाए। चाहे आपका कोर्स कितने भी दिन का हो, चाहे वो आपको पूरा 1 साल तक आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग चाहे कल जाके DSSS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको बिहार के लिए ही उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप वो भी कर सकते हो। बिहार का तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर में आपका। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर में फ्री मिलेंगी 5 जून तक, जितने भी लोग हैं। और जितने लोग आप परचेस कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा 2 दिन के अंदर में, जितने भी बच्चे हैं। तो जितने पेड वाले बच्चे खुश हो जाओ, आप लोगों के लिए ये एकदम फ्री है। ठीक है, और एकदम आप लोगों के इसके अंदर में ऑलरेडी अपडेट अब वो जो है वो उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के हैं और वो अगर टॉप 100 के अंदर में आते हैं, और ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ाई करें। टॉप 100 में अगर जो भी बच्चा आएगा उसको मैं अपने हाथ से जो है उसको लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। और वो लैपटॉप आपका वो समाजवादी लैपटॉप नहीं रहेगा कि भाई बस वो खोलो और उसके अंदर में वो दिखता नहीं, एक्चुअल वाला अच्छा वाला जो आपके काम आए, आपको जब आप टीचर बनोगे तो आपको काम आए। जो भी टॉप 100 में आएगा टीपी का स्टूडेंट, टीचिंग परीक्षा का जो भी पेड स्टूडेंट इसके अंदर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप लोग और मेहनत करो। मैं अपनी जान लगा रखा हूं, आपको भी अपनी जान लगा के रखनी है यहाँ पर, में पूरा मेहनत करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पर आप लोगों का। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे लेक्चर के अंदर में। आप लोग करते रहिए इसको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। खुशबू आप पढ़ तो रहे हो ना वाईटी के ऊपर में? उसके अंदर में कुछ चार्ज किया आपसे वाईटी के ऊपर में? मिष्टी कुछ चार्ज किया आपसे वाईटी के ऊपर में? नहीं ना? फिर तो मतलब आपको जितना जो आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो? वाईटी के ऊपर में कुछ भी चार्ज किया? टेलीग्राम का कुछ चार्ज है? चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।